हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज है हमारा लेक्चर नंबर टू बैंकिंग का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। ओरिजिन, कहाँ से मनी की शुरुआत हुई, उसकी मीनिंग, इसका मतलब क्या होता, मनी का मतलब क्या होता है, और तीसरा फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी, मनी क्या क्या काम करती है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया सबसे पहली बात, ओरिजिन कहाँ से हुई। हाँ, कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि जो मुद्रा है ना, ये जो मनी है, ये मनी वर्ड जो आया है, ये आया है संस्कृत की भाषा से, मणि से। इसका मतलब होता है कीमती धातु, प्रीशियस मेटल, कीमती धातु। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इंग्लिश अंग्रेज लोग कहते हैं ये एक लैटिन वर्ड है जो कि मोनेटा से लिया गया है। मोनेटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मनी। अच्छा, रोम एक सभ्यता थी। रोम की सभ्यता बहुत पुरानी है व्यापार के मामले में। उसने कहा कि मोनेटा से लिया गया है। वहां की एक देवी थी, वहां पे एक देवी को मानते थे, गॉडेस जूनो। एक देवी थी जिसका नाम था जूनो, जिसको ये बहुत मानते थे और वो समझते थे ये स्वर्ग की देवी है। क्या है? स्वर्ग की देवी। और इसका जो मंदिर था, वहीं पे रुपया छापा जाता था, या कोई जो मेटल होता था, सोने की, चांदी की, उसका क्या बनाया जाता था? सिक्का बनाया जाता था। उसी के मंदिर में सिक्के बनते थे। ठीक है, और इसी की वजह से गॉडेस जूनो को वो बहुत मानते थे कि वो धन देती है, वो हमें धन देती है। और रुपए को मानते थे एक सिंबल, किसका भैया? जन्नत का एक सिंबल मानते थे, स्वर्ग का एक प्रतीक मानते थे, एक सिंबल मानते थे कि पैसा क्या है? स्वर्ग से आई हुई चीज है। तो कुछ लोग कह रहे हैं संस्कृत से आया है, कुछ लोग कह रहे हैं इंग्लिश वाले कहते हैं जो मोनेटा एक वर्ड है लैटिन का, लैटिन भाषा का एक वर्ड है, उससे आया हुआ है। रोम कहता है कि भैया एक हमारी देवी थी जूनो नाम की, जिसको हम लोग मोनेटा भी कहते थे। क्या बोलते थे? मोनेटा भी बोलते थे। अच्छा, लैटिन वर्ड एक वर्ड है पिक्यूनिया। कुछ लोग कहते हैं कि पिक्यूनिया से आया है। पिक्यूनिया वर्ड आया है प्यूकस से। किससे आया है? प्यूकस से, जिसका मतलब होता है पशुधन। अच्छा, अभी याद करिए, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि पहले जानवर को मनी ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। एक गाय देते थे, 4 बकरियां लेते थे, एक बकरी देते थे तो 2-4 मुर्गी लेते थे, ऐसे एक पशुधन। क्या बनाया गया? पशुधन। पिक्यूनिया मतलब होता है पीकस वर्ड का मतलब होता है पशुधन। और पुराने के टाइम पे या एंशियंट एज में हमेशा जानवरों को मीन्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पशुधन से आया हुआ वर्ड है, जिसको हम लोग मुद्रा कहते हैं। चलिए, मीनिंग ऑफ मनी, मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का क्या अर्थ है? देखो, एक बात याद रखना, मुद्रा मतलब होता है हर वो चीज जिसमें परचेजिंग पावर हो और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो, कोई स्वीकार करने से मना ना करे, तब वो चीज मुद्रा कहलाएगी, अदरवाइज वो चीज मुद्रा नहीं कहलाएगी। अच्छा, सिंपल भाषा में अगर बताया जाए, कोई भी ऐसी चीज जो एक्सचेंज में इस्तेमाल करी जाती है और जिसकी हम वैल्यूएशन कर पाए, और कोई भी उसको स्वीकार करने से मना ना करे, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो,
तो वो चीज मनी कहलाएगी। एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपके पास बैंकिंग की बुक है। बैंकिंग की बुक है, मेरे पास बिजनेस की बुक है। मैंने कहा कि तुम मुझसे बिजनेस की बुक ले लो और मुझे बैंकिंग की बुक दे दो। अच्छा, तुमको चाहिए थी बिजनेस की बुक, मुझे चाहिए थी बैंकिंग की बुक। मैंने बार्टर सिस्टम किया। क्या किया? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। अब देखो, तुम अगर मुझे बैंकिंग की बुक दे रहे हो, बदले में तुम्हें बिजनेस की बुक मिल रही, तो तुमने खरीदा क्या? तुमने खरीदा बिजनेस की बुक, तुमने खरीदा बिजनेस की बुक, तुमने खरीदा बिजनेस की बुक। अच्छा, तुमने दिया क्या? बैंकिंग की बुक। यही बैंकिंग की बुक तुम्हारे लिए मनी कहलाएगी। क्यों? दोनों बातें हैं, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आई। हमने वैल्यू किया कि बिजनेस की बुक, बैंकिंग की बुक दोनों लगभग बराबर अमाउंट की आती है, तो हम क्या करते हैं? इसका अदला बदली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब कोई आदमी किसी चीज के बदले कोई वस्तु देता है, उसमें दो बातें आनी चाहिए, तभी वो मनी बनेगी। पहला क्या? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। क्या बननी चाहिए? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। और क्या? परचेजिंग पावर, क्रय करने की शक्ति, परचेजिंग पावर। और वैल्यू हो सके, जिसके थ्रू हम किसी चीज की वैल्यू कर सकें, किसी के मूल्य निकाल सकें। अगर ये तीन चीज है तभी वो मनी कहलाएगी, अदरवाइज मनी नहीं कहलाएगी। क्लियर? चलिए, अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, या डिस्क्रिप्शन में होगा, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भैया तीसरी बात, हमारा मतलब क्या है? ओरिजिन हो गया, कहां से शुरू हुआ, पैसा कहां से आया, मतलब क्या होता है, मीनिंग हो गया। अब तीसरी बात फंक्शन। तीसरी बात फंक्शन। चलिए, हेडिंग है हमारी फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी। कितने तरह के फंक्शन होते हैं? पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा कंटिंजेंट फंक्शन, और चौथा मिसलेनियस फंक्शन। देखिए, चौथा क्या है? मिसलेनियस फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक कार्य, क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्य। दूसरा गौड़ कार्य, हिंदी में बोलते हैं गौड़ कार्य। अच्छा, कंटिंजेंट होता है आकस्मिक कार्य। क्या होता है? आकस्मिक कार्य। और मिसलेनियस मतलब होता है विविध कार्य। ठीक है, चलिए अब चारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सबसे मेन कौन सा काम करता है? पैसा, विनिमय का माध्यम। पहला पॉइंट, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कार्य करता है? भैया पैसा किस चीज का कार्य करता है? भैया पैसे के बदले में कुछ हमें मिल जाता है, पैसे के बदले में हमें
कुछ मिल जाता है। एक्सचेंज मतलब लेन देन। हमने कुछ लिया तो उसके बदले में पैसा दे देते हैं। सबसे बढ़िया जरिया क्या है? पैसा दे दीजिए। कौन सी चीज के बदले कौन सी चीज देंगे अगर, तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चल पाएगी। मूल्य का मापक, वैल्यूएशन। भैया किसी चीज की अगर वैल्यू निकालनी हो, इस पेन की कितनी वैल्यू भैया आप जानते हैं? 40 रुपए। कितने की? 50 रुपए। कितने की? 60 रुपए। कोई भी चीज की वैल्यू हम पैसे में आसानी से बता सकते हैं। इस पेन के बदले कितनी डॉट पेन? बताइए, इस पेन के बदले कितनी डॉट पेन बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है क्लियर से कि वाकई होनी कितनी चाहिए। जैसे ही पैसे की बात आई, जैसे ही पैसा आया, हम आसानी से निकाल सकते हैं कि भैया इसकी वैल्यू अगर 40 रुपए है तो 10-10 वाली 4 डॉट पेन हम ले सकते हैं। तुरंत वैल्यू निकल गई, जैसे ही पैसे में कन्वर्ट करे गए। इसलिए मेन कार्य क्या है? पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा वैल्यूएशन। 2 मेन फंक्शन है मनी के, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है बेटा? मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। भैया अगर कोई भी चीज मान लीजिए आप रहते हैं गोरखपुर में। आप कहाँ रहते हैं? गोरखपुर। छोड़ के जाना है आपको लखनऊ। अरे यार गलत जगह एग्जांपल दे दी। चलिए मान लेते हैं गोरखपुर से छोड़ के आपको जाना है लखनऊ। अब बताइए, ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता कि जिसको गोरखपुर की जमीन की जरूरत हो और हमें लखनऊ की जमीन की जरूरत हो। क्या ऐसा आदमी आसानी से मिल जाता आपको? लखनऊ में रहने वाला जो चाहता कि हमें गोरखपुर में जमीन मिल जाए और हम चाहते कि हमें लखनऊ में जमीन मिल जाए, ताकि यहाँ की जमीन हम उसको दे दें और हम लखनऊ में जाके अपना घर बनवा के रहें। बताइए क्या आसान था? नहीं आसान। अब पैसा आने के बाद क्या हुआ? हम यहाँ की जमीन पैसे में बेच देंगे और वहां जाकर पैसा देकर जमीन खरीद लेंगे, तुरंत काम हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। दूसरा, मूल्य संचय का कार्य, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या है? भैया पहले जब तक पैसा नहीं था तब तक हम चीजों को बचा नहीं पाते थे, क्योंकि वो जो उगाते थे वो खराब हो जाता था 1 साल में, 4 महीने में, 6 महीने में। लेकिन जब पैसा आ गया तो हम चीजों को बेच देते हैं और पैसे को आसानी से हम बचाकर रख सकते हैं। इसको कहते हैं मूल्य संचय का कार्य, स्टोर ऑफ वैल्यू। भावी भुगतानों में सहायक, हेल्प इन डिफर्ड पेमेंट। हेल्प इन डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या है सर? भैया बकाया वकाया होता है ना। जब तक वस्तु विनिमय प्रणाली थी तब तक ये क्लियर नहीं होता था कि हम आज अगर 4 किलो चावल किसी से ले रहे हैं तो अगले साल कितना किलो चावल हमें उसको देना पड़ेगा, या हम उगाते हैं गेहूं तो कितना किलो गेहूं अगले साल हम उसको दे देंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। लेकिन पैसा आने के बाद, मनी आने के बाद हमको क्या हुआ? हमने पूछा कितने का भैया? 4 किलो चावल। उसने बोला 100 रुपए का। अब भैया अगले बार में जब हम आएंगे तो हमसे 100 रुपया ले लीजिएगा। तो कोई भी डिफर्ड पेमेंट है, कोई भी फ्यूचर में पेमेंट आनी है, उसको आसानी से पे ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि हम पैसे से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और वैल्यू को आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, कंटिंजेंट फंक्शन, आकस्मिक कार्य बोलते हैं, आकस्मिक कार्य। अच्छा, सामाजिक आय का वितरण। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम।
सोशल इनकम मतलब भैया आज समाज में कैसे कैसे लोग हैं भैया, पैसा कहाँ आता है? लैंड। कोई भी चीज अगर उत्पादन करनी है तो हमको क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए ताकि उसको मैनेज किया जा सके। भैया इन सब जो मिलके पूरे देश में जितना भी उत्पादन करते हैं, जितना भी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम आसानी से पैसे में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसको हम आसानी से पैसे में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, जैसे कि जीडीपी, जैसे कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, या नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? पूरे देश की आय, पर कैपिटा इनकम। एक आदमी, देश में रहने वाले हर आदमी की आय कितनी होगी, कैसे बता पाएंगे? पैसे में बता पाएंगे। सामाजिक आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम या नेशनल इनकम लिख लीजिए, नेशनल इनकम। अधिकतम संतुष्टि का आधार, बेसिस ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम यूटिलिटी क्या है मतलब सर इसका? भैया जब हम कोई भी चीज अपने पास रखे हैं और उससे हमें कोई दूसरी चीज खरीदनी है तो हमें पैसे में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि 4 बकरी और एक बड़ा जानवर कोई गाय ले लेते हैं। 4 नहीं, 3.5, 3.5 बकरी वैल्यू के बराबर एक गाय होती है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अब बताइए, जो आधी बकरी है उसको तो हम काट नहीं सकते, क्योंकि देखिए 3.5 बकरी देते तो एक गाय मिल जाती, लेकिन बकरी हम काट नहीं सकते, इसलिए हमें कितनी बकरी देनी पड़ेगी? 4 देनी पड़ेगी। कितनी बकरी देनी पड़ेगी? 4 बकरी मजबूरन देनी पड़ेगी। तो हमने अपनी चीजों को पूर्णतः इस्तेमाल किया क्या? नहीं। मान लेते हैं गाय इस वक्त पैसे की बात हो रही है 40,000 की मिलती है और एक एक बकरा मिलता है 10,000 को। हमने कहा गाय दे दीजिए, उसने कहा ठीक है भैया 35,000 दे दो। कितना दे दो? 35,000। अब बताइए, अगर हम बकरी 10,000 में सारी बेच दें तो हम इसको 35,000 रुपए दे देंगे, 5,000 रुपए हमारा बच जाएगा। ये क्या है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। हम अपनी चीजों का मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे बार्टर सिस्टम में, इस वजह से पैसा आया। जब मनी के आने के बाद हम अपने पैसे को पूर्णतः इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए, हमको सिर्फ 35,000 देना था, हम 35,000 दे देते, यहाँ पे हमको पूरी 40,000 की वैल्यू चली जाती कि नहीं चली जाती? तब पैसा था नहीं, इसलिए बार्टर सिस्टम थोड़ा हमको नुकसान पहुंचाता। पूंजी उत्पादकता में वृद्धि, आखिरी देखते हैं, आखिरी पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या मतलब है सर? भैया पैसा होता है तो पैसा बहुत तेज से रन करता है। कहते हैं ना, रोड पे फेंक के देखो, पैसा तुमसे तेज दौड़ेगा। मतलब क्या है उसका? पैसा कभी रुकता नहीं, एक आदमी से दूसरे आदमी या दूसरे आदमी। हमने 1 लाख रुपया लगाया, उससे कमाया 1,10,000, 1,10,000। तो अब बताइए, हमारी कैपिटल बढ़ गई, अब हम पैसा कितना लगा सकते हैं? 1,10,000। ठीक है।
अच्छा, शोधन क्षमता बनाए रखना, आखिरी देखते हैं मिसलिनियस फंक्शन। शोधन क्षमता बनाए रखना, एबिलिटी ऑफ रिपेमेंट या रिडेम्पशन। रिडेम्पशन लिख दे रहे हैं आप, रीपेमेंट भी कर सकते हैं। रिडेम्पशन, शोधन क्षमता बनाए रखना। भैया पैसा अगर आपके पास है तो आपकी शोधन क्षमता है, क्योंकि आप पेमेंट देना होगा तो पैसा दे सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाला देखिएगा, इन दोनों को मिला देंगे अभी सही हो जाए। निर्णय वाहक। निर्णय वाहक क्या होता है कि भैया अगर आपके पास पैसा है तो आप जब चाहे तब पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए बार्टर सिस्टम था तो हमको सामान देना ही पड़ता था क्योंकि सामान खराब हो जाता, लेकिन पैसे के आने के बाद भैया अब पैसा खराब हो जाएगा क्या? पैसा खराब नहीं होगा। इसलिए अब हम निर्णय वाहक हैं, जब चाहेंगे तब पेमेंट देंगे, जब चाहेंगे तब पेमेंट देंगे, वरना नहीं देंगे। किसी से कोई मतलब नहीं है, आज नहीं 4 दिन बाद देंगे। लेकिन जब तक कोई सामान की बात होती थी, सामान खराब हो जाना, टूट जाना, फूट जाना, इन सब की डर लगी रहती थी। पैसा आने के बाद हमको ये सुविधा भी मिली, जब हम पैसा देना चाहेंगे उसका निर्णय करेंगे। हम अपने पास निर्णय रखते